अमृतसरी हरीसे ने कभी अपना आपको सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज नहीं किया होगा, वारिस निहारी ने भी नहीं किया होगा, इनको जाके लोग एडवर्टाइज करते हैं। रेस्टोरेंट हलाल मीट यूज नहीं कर रहे। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूँ तो गधे का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ साल पहले कि वो कब्रिस्तान के साथ था, इंसानी गोश्त लोगों को खिलाता रहा। मैकडॉनल्ड्स की 40,000 आउटलेट्स हैं और $200 बिलियन की वैल्यूएशन है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ही कोई ब्रांड होगा जिसकी $20 बिलियन की वैल्यूएशन होगी। यहाँ रेस्टोरेंट खुलते कैसे हैं? उस एरिया में रेस्टोरेंट चल रहे हैं, चलो अब हम भी उधर रेस्टोरेंट खोल देते हैं। ना कस्टमर का आइडिया है, ना कस्टमर के साथ डील कैसे करना है। पीटर थिल ने कहा था कि फूड का बिजनेस बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि कोई भी आसानी से आके आपको कम्पीट कर सकता है, बीट कर सकता है। अगर आपने बिजनेस करने के बाद ये सोचना है कि आपका हमसाया क्या कर रहा है, आपका सेम फूड कैटेगरी वाला बंदा क्या कर रहा है, फिर हाउ विल यू स्टैंड आउट? फुल बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे पास बजट है 10 लाख का। मॉल्स के अंदर एक बहुत बड़ा फुटफॉल है। चाइना, जापान, सब जगह AI रोबोटिक्स आ गए हैं किचन में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्मॉल फूड बिजनेस स्टार्ट करके हम उसको स्केल कर सकते हैं, कैसे वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस फेल या सक्सेसफुल होते हैं। इन सब पॉइंट्स को हमने कवर किया है आज के एपिसोड में। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए इंसाइटफुल एपिसोड लाते रहें। रिदा ओमान पॉडकास्ट फीचरिंग मोइजुद्दीन फरीद, CEO ऑफ बाना रेस्टोरेंट एंड हॉट डॉल्सी। Mr. Moiz, welcome to my podcast. Thank you, madam. And thank you so much for your time. Thank you for having me. Thank you. आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, स्पेशली फूड लवर्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए जो आउटिंग के लिए आती हैं रेस्टोरेंट्स में। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि बाना रेस्टोरेंट कितना बड़ा ब्रांड बन गया इतने कम टाइम में? कितना बड़ा बना ये तो अब लोग बता बेहतर सकते हैं, लेकिन आई थिंक किसी ब्रांड को बनाने से पहले उसकी जर्नी बहुत मैटर करती है। ये एक मशरूम ग्रोथ एकदम से तो नहीं हो गई थी इस रेस्टोरेंट की। वी स्टार्ट दिस रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट 6 years ago। कज़ाफ़ी से शुरू हुआ था, फर्स्ट ब्रांच वाज इन कज़ाफ़ी। और आई फील कि कोई बिजनेस जब बनता है, जब शुरू होता है, तो उसके वेल डिफाइंड USP बड़े ज़रूरी होते हैं कि वो एक बिजनेस, एक रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट से मुनफरिद कैसे है। यहाँ क्योंकि लोग समझते हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट पे आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, लेकिन आई फील सस्टेनेबल मॉडल इज ओनली बेस्ड ऑन हाउ डिफरेंट यू आर फ्रॉम अदर पीपल। एंड आई फील दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रेस्टोरेंट वाज कि हमने अपने देसी रेस्टोरेंट को लाहौर कल्चर के साथ इन्फ्यूज़ किया, एंड दैट इज़ वेयर द नेम 12 कम्स फ्रॉम, 12 दरवाज़ों का खाने। तो कोशिश भी ये की गई कि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना जाए जो टाइम बार्ड ना हो, जो एक लोकेशन बार्ड ना हो, एक कॉन्सेप्ट सेंट्रिक हो, एंड दैट आई थिंक प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन व्हाट द ब्रांड हैज बिकम नाउ। मैकडॉनल्ड्स की 40,000 आउटलेट्स हैं और $200 बिलियन की वैल्यूएशन है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ही कोई ब्रांड होगा जिसकी $20 बिलियन की वैल्यूएशन होगी। तो हम ग्लोबल ब्रांड्स क्यों नहीं बना पा रहे? जैसे अभी आप मैकडॉनल्ड्स की बात कर रही हैं, मैकडॉनल्ड्स को आज तो it's very huge. There are multiple businesses that McDonald's has gotten itself into. They don't only sell burgers, they're doing multiple businesses. लेकिन समझना ये पड़ेगा कि मैकडॉनल्ड्स क्या कर रहा था और हम क्या नहीं कर रहे। मैकडॉनल्ड्स की जो SOP और जो USP जो मैं समझता हूँ, that was fast food. No one could imagine having a burger in front of them within a time of 2 minutes. तो जो उनकी USP थी वो आज तक पाकिस्तान में किसी ब्रांड के पास वो USP नहीं थी। They made a trend and everyone started following it. Now, मैं जैसे बता था आपको 30 साल पहले वो 1 बिलियन बर्गर बेच चुके थे अपने। तो मैकडॉनल्ड आज फिनोमेना नहीं बना, मैकडॉनल्ड्स को फिनोमेना बने भी डेकेड्स हो चुके हैं, लेकिन जो उनकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक थी वो उनका फास्ट बर्गर का था कि फास्ट फूड एंड अ ड्राइव थ्रू कॉन्सेप्ट। आज पाकिस्तान में ड्राइव थ्रू MNCs के अलावा पाकिस्तान के किसी लोकल ब्रांड में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम इतना तेज खाना निकाल नहीं सकते। सो अगेन वट एवर वी डू इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन अ सर्टेन USP। अगर हमारी USP एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम करेंगे कुछ नहीं। यहाँ रेस्टोरेंट खुलते कैसे हैं? उस एरिया में रेस्टोरेंट चल रहे हैं, चलो अब हम भी उधर रेस्टोरेंट खोल देते हैं। ना कुजीन का पता है, ना खाने का शौक है, ना कस्टमर का आइडिया है, ना कस्टमर के साथ डील कैसे करना है, ना किचन का पता है, ना खाने की किसी एंटिक्स का आइडिया, हमें कुछ भी नहीं पता। बस हमने रेस्टोरेंट इसलिए खोलना है क्योंकि उस एरिया में वो रेस्टोरेंट बहुत चलता है। ऐसे है हमारी बेसिस ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस फ्लॉड है, और ये खाली रेस्टोरेंट तक कन्फाइंड नहीं है, ऑल अक्रॉस। हमने कोई भी काम करना है, हमने उसको पैशन से तो करना नहीं है, हमने उसके कोई फंडामेंटल्स तो देखने नहीं है। हमने देखना है कि कोई मुआशरती तौर पे
हासदीन का टोला है, हमने देना है कि दूसरा कर है अब हमने भी करना है, ये क्यों कर रहा है हम क्यों नहीं कर सकते, अप्रिसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने जो भी चीज करनी है वो स्टूपिड रीजंस के ऊपर कंपटीशन बेस पे करना, कंपटीशन भी नहीं समझूंगा मैं तो उसको एक बड़े फ्यूटाइल से एक्सरसाइज समझता हूँ कि उसका चल रहा है अब हम भी करेंगे हमारा भी चलेगा। सो नो वन सीज वेयर द स्ट्रगल इज कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट, एंड आई थिंक दैट इज वेयर पीपल आर रॉन्ग। यू मीट रेस्टोरेंट ओनर्स, honestly speaking there will be very few who are passionate about khana. They are more concerned about the business side of the restaurant. They're not really concerned about what food is, what gastronomy is, how the person should be led to a culinary journey. People don't talk about these things. They talk about feasibility, they talk about location, they talk about ambience. No one really loves food. तभी पाकिस्तान में कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट्स के मालिक कौन है? मेरे जैसे लोग जो खुद culinary एजुकेशन से तो नहीं आए लेकिन पैशनेट लोग हैं। लेकिन unless you don't go through the education of food and understand what food is all about, you can't really become a chef. दुनिया में जो भी रेस्टोरेंट चलते हैं उनमें 50% ओनरशिप या certain chunk of ownership is of the head chef. पाकिस्तान में तो है नहीं। पाकिस्तान में हम शेफों को नौकरी पे रखते हैं, हम उनको बिजनेस मेकिंग डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करते, और अगर कर लेते हैं उनका भी आइडिया होता है कि चलो 6-7 महीने इसको जितना हम स्क्रू कर सकते हैं उतना स्क्रू करके अगले में चले जाएंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्चुअली वी आर वेरी फ्लॉड, वी डोंट रियली लव द बिजनेस दैट वी गेट आवरसेल्व्स इनटू। अच्छा, अब फूड बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे पास बजट है 10 लाख का, तो मैं कैसे एक अच्छा रेस्टोरेंट बना सकती हूँ? मैंने जो अभी रिसेंटली एक चीज़ ऑब्जर्व की है, आपके मॉल्स के अंदर एक बहुत बड़ा फुटफॉल है, और वो बड़े मॉल्स नहीं, अगर आप हाई स्ट्रीट मॉल्स भी देख लेना तो उसमें मैसिव फुटफॉल है। अगर आप उधर बाहर एक कियोस्क ले लेते हैं, कियोस्क का किराया प्रॉब्ली आपको 30,000 या 40,000 एट मैक्स पड़ेगा। आप उसके अंदर शवारमा बेच सकते हैं, टेक अवन से पिज्ज़ा बेच सकते हैं, आप उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज बेच सकते हैं, आप सैलड्स बेच सकते हैं, आप एक्सप्रेस टी बेच सकते हैं। एनीथिंग डन राइट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ मनी। आप 30,000 या 40,000 किराया देते हैं, आपने 3 मंथ्स का एडवांस, 3 मंथ्स की सिक्योरिटी जमा करा दी, ये हो गए 1,80,000, 2 लाख रुपए, आपके पास 8 लाख बचे। इन 8 लाख में से आप जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी एक 6x6 के सेटअप में डालेंगी ना, वो 2 से 3 लाख से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा। एक ग्रिल जिस पे बर्गर्स आप बना सकें, स्मैश बर्गर्स विच पीपल आर फ्रेंजी ओवर, वो एक छोटी सी ग्रिल पे बनता है जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए, एक्सपेंसिव तरीन। आपको खाली ग्रिल चाहिए, एक एग्जॉस्ट सिस्टम चाहिए, एक कैशियर चाहिए, और एक आपने शेफ खड़ा कर देना है, ठीक है, और खुद खड़े हो, कस्टमर से बात करें, क्योंकि जो आपका एक्सपोजर लेवल है वो एक आम मैनेजर का नहीं हो सकता। सो टेक्निकली आपने खुद को 2 लाख की तनख्वाह पे हायर कर लिया फ्री का। सो इफ यू बिकम द फेस विद 10 लाख इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट ओनली 10 लाख, it is the investment that you've put in your education, put in your exposure, you add that, वो 40-50 लाख मिल जाता है। लोग ये नहीं सोचते, लोग कहते हैं कि 10 लाख से कौन सा बिजनेस शुरू होगा। बिल्कुल हो सकता है, 10 लाख के साथ आपकी कोई 1-1.25 करोड़ की एजुकेशन एक्सपेंस भी है, आपका एक्सपोजर एक्सपेंस भी है। वंस यू ऐड दैट, तब 1 करोड़ 10 लाख बन जाता है। नाउ टेल मी 1 करोड़ 10 लाख से बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल, लोग ये नहीं सोचते। लोग कहते हैं जब तक हमने 10 करोड़ नहीं खर्चा तब तक कारोबार नहीं होगा। 10 लाख से भी करना जरूरी है, 100%। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने एक वेटर से स्टार्ट किया था काम? मैंने इंग्लैंड में एज अ वेटर काम किया हुआ है, अपने रेस्टोरेंट पे तो एज अ वेटर काम नहीं किया हुआ। अपने वैसे इंग्लैंड में एज अ वेटर मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और उसमें मेरी बहुत लर्निंग थी, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी एज की लड़कियां जो उधर पढ़ रही थी और वो पाकिस्तानी भी नहीं थी, वो इतना मुश्किल और मुशक्क़त वाला काम कर सकते, इतनी खुशी के साथ और इतना एम्ब्रेस करके। हमारे माशरे में मसला ये कि लोग अपने काम से नफरत करते हैं। बाहर लोग अपने काम बेशक से वो डिश वॉशिंग कर रहे हो, वो वॉशरूम भी साफ कर रहे हो, उनको पता है कि उन्होंने एक ट्रांजिशन से गुजर के इस फेज से गुजर के आगे जाना है, तो दे रिस्पेक्टेड। आप वेटर भी होंगे तो आपको उतनी इज्जत मिलेगी जिससे मालिक को मिल रही है। यहाँ वो हिसाब किताब नहीं, इसलिए these jobs, these titles are looked down upon. They should be embraced with a feeling that okay, now I was a waiter, I'll become a manager one day, and then I'll probably own something one day. People don't think of it like that. I have worked as a waiter. मैंने अपने रेस्टोरेंट में खाना भी खुद बनाया हुआ है, मैंने अपने रेस्टोरेंट में कस्टमर से ऑर्डर खुद लिया हुआ है। आज जो मुझे कस्टमर्स फ़ोन करते हैं वो लोग हैं जिनसे मैंने ऑर्डर्स लिए हुए। तो आई वर्कड एज अ फ्लोर मैनेजर माई रेस्टोरेंट एज वेल। इट डजंट मैटर, आपने जब खुद काम करना है तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट दैट यू ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल व्हिच प्रॉब्ली योर जीएम कैन नॉट। मेरा 3 साल तक रेस्टोरेंट में नंबर मेरा अपना था,
मैं कस्टमर्स की रिजर्वेशन ले रहा होता था, दिन रात मुझे कॉलिंग आ रही होती थी, मैं बोलूँ ठीक है जी आ जाए आ जाए आ जाए. Why wouldn't you do it? Everyone should. अगर आपने आज आप प्रॉब्ली शायद रेस्टोरेंट को ब्रांड देख रही है, लेकिन अपना पर्सनल एफर्ट बहुत मैटर करता है. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आपकी सेट मेंटालिटी होगी जी मैंने बस रेस्टोरेंट आना है, पैसे डालने जेब में गले सो मैंने घर चला जाना है, ये कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता. इसने फेल होना ही होना है. अच्छा, आपने बात की कि बाद में ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, तो रेंट हमेशा ज़्यादा होता है रेवेन्यू से. इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना चाहिए? रेंट रेवेन्यू से ज़्यादा होता है. देखिए रेंट की सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हमें मैथ समझ आती है रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर. पहले 3 दिन का रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू योर रेंट. अगर वो नहीं हो रहा तो हम समझ जाएं कि समझ लें आपका बिजनेस इज नॉट ऑन अ वायबल मॉडल. ओके. आपकी 3 दिन की सेल शुड बी इक्वल टू योर किराया. ओके, सही. अगर आपका महीने का किराया से हम 10 लाख रुपए है और आपकी 3 दिन की सेल 9-10 लाख रुपए बन जाती है, देन यू एट अ गुड मॉडल. डजंट रियली मैटर. अगर आपका किराया 20 लाख है और आपकी सेल 3 दिनों की 9 या 10 लाख रुपए है, देन इट इज नॉट अ वायबल मॉडल. ये सिंपल सा मैथ्स है इसके अंदर. अच्छा, रेस्टोरेंट में इस वक्त कौन सा गैप है जो अगर कवर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स बन सकते हैं? किस गैप में? बहुत ज़्यादा कुजीन्स का गैप है पाकिस्तान में. बहुत ज़्यादा कुजीन का गैप है. जैसे मैं आपको एग्जांपल, मैंने अभी जो इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान लेकर आया हॉट डॉल्चे के नाम से. इट्स अ डिजर्ट ब्रांड, अ वेरी प्रीमियम लग्जरी डिजर्ट ब्रांड. खाली प्रीमियम लग्जरी डिजर्ट ब्रांड का मसला नहीं था. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु डू ग्रेट अमेजिंग होम कुक्ड एक्सपेंसिव डिजर्ट. Problem was I felt that there was a gap of this, plus families getting out of their houses do not want to eat heavy food, they just want to enjoy light desserts. उधर बैठने की जगह exist नहीं करती. You don't go to a restaurant just to have dessert. So that was a huge segment which I felt was missing. मैं खुद सोचता हूँ कि बचपन में हम शादियों के बाहर निकलते थे, हम कहाँ जाते थे? हम शायद हॉटस्पॉट चले जाते थे. 10 साल में कोई नया ब्रांड नहीं आया जहाँ आप अच्छी जगह पे इन अ प्रॉपर एम्बियंस फाइन डाइन सेटिंग में बैठ के अच्छा डिजर्ट खा सके. सो वी फिल दैट गैप. दिस इज द यूएसपी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आई डिड नॉट जस्ट ब्रिंग अ ब्रांड टू पाकिस्तान. I realized that there was a gap. I realized that this could be the USP. That is why I brought it. And now it's working. Alhamdulillah, it's a great. इसके अलावा अगर कुछ गैप हैं, कुजीन्स के गैप ही बहुत ज़्यादा है. देखिए सुशी की टेस्ट पैलेट पाकिस्तान में इन द लास्ट 5 years डेवलप हुआ है. आप कोरियन फूड शुरू कर सकते हैं. आपके पास प्रॉपर लेबनीज खाना नहीं है. आपके पास टर्किश खाने के 2 ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं. वो भी फैब्रिकेटेड टर्किश. इट इज नॉट रियल टर्किश. कोरियन कर लें, टर्किश कर लें, लेबनीज कर लें, आप कुछ भी कर लें. पाकिस्तान में कुछ भी चीज, कोई भी चीज़ सही तरीके से कर लें, इट विल वर्क. इट विल जस्ट नीड टाइम टू गेट वेयर यू वांट इट टू बी, बट अल्टीमेटली स्टार्ट वर्किंग. अच्छा, जब लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे हर एक चीज़ की रेसिपी मिल जाती है, तो फिर हमारे रेस्टोरेंट्स करोड़ों का बिजनेस कैसे बना रहे हैं? देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पीपल वांट टू गो जस्ट बिकॉज दे वांट कन्वीनियंस. कन्वीनियंस इज द फर्स्ट पार्ट. आज से 10 साल पहले ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था कि लोगों के घरों में खाना ना बने. Families would eat at least 2 times meals together. Now with this financial crunch in the country, people probably don't even have one meal together क्योंकि घर का हर बंदा काम कर रहा है. जब लोग काम कर रहे हैं, लोग घरों से बाहर हैं, तो घर के कॉन्सेप्ट में, घर की कुकिंग का कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो जाता है. अब लोग नाश्ते भी बाहर से कर रहे हैं, हाई टी भी बाहर से कर रहे हैं, लंच भी बाहर से कर रहे हैं, डिनर भी बाहर से कर रहे हैं, लोग चाय भी बाहर से पी रहे हैं. तो खाने की मुरगन गज़ाओं की तो रेसिपीज को साइड पे कर ले. चाय के अड्डे चल रहे हैं क्योंकि people want to go out and relax. That is the most fundamental thing of going out and dining out. तो once you don't do that, then obviously फिर तो खाना घर पे खा सकते हैं. तो लेकिन ट्रेडिशनल खाने तो फिर बहुत कम हो गए. और मुझे लगता है कि एक बंदा जाता है रेस्टोरेंट में इसलिए कि शायद उसको कोई दाल चावल या सब्जी मिल जाए. तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा गैप है. शायद इस सेगमेंट में कोई ब्रांड बन सकता है. मेरे तो रेस्टोरेंट में है, दाल चावल भी है. अगेन दाल चावल के नाम से आई थिंक देयर इज अ ब्रांड विद द नेम ऑफ दाल चावल. आप अगर ये पूछ लें किस खाने की चीज़ के ऊपर आप रेस्टोरेंट डेवलप कर सकते हैं, आप अगर इनोवेटिव तरीके से फ्रेंच फ्राइज भी बेच लेंगे ना तो वो भी चलेगा.
कुछ दिन पहले मैं देख रहा था लोगों ने 1-1 फुट का फ्रेंच फ्राइज निकाल दिया, 1-1 फुट के फ्रेंचाइज अब पाकिस्तान में आ गए हैं। अब वो भी एक कॉन्सेप्ट लोग चला रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपका अपनी एम्बिशन कितनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। लोगों ने आलू के अंदर से मल्टीपल कुजीन्स डेवलप कर लिए। पाकिस्तान में OPTP का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। इट इज अ ब्रांड रिवॉल्विंग अराउंड पोटैटोज, ओनली पोटैटोज। कितनी बेसिक सी चीज है, लेकिन उसके अराउंड एक ब्रांड डेवलप हो गया। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। आप हलवों के ऊपर ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, आप घर के दाल चावल पे ब्रांड डेवलप, घर के कबाब्स के ऊपर कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें, आप कोई चीज़ पकड़ लें, उसको अच्छे तरीके से कर लें, ब्रांड बन जाएगा। बट देयर इज अ लॉन्ग जर्नी दैट यू हैव टू गो थ्रू। ओ, मेहनत तो हर चीज़ में। अब सेवर पुलाव का आप नाम ले लें। सेवर पुलाव क्या है? आप पे घर में आपका शेफ नहीं, आपका हेल्पर वो पुलाव बनाता है। लेकिन सेवर पुलाव इज ह्यूज। The sort of revenue that these people take away every month, it is unimaginable. And they own the properties. ये rental properties पे काम ही नहीं करते। तो उनका setup cost is probably 20 times more than our setup cost, क्योंकि वो जगह खरीद के उस पर डेवलपमेंट करते हैं। अब वो क्या करें? दाल चावल पुलाव और उसके साथ एक दाल की टिक्की दे रहे। उससे बेसिक चीज़ क्या हो सकती है पाकिस्तान के अंदर? हलीम के ऊपर लोगों ने रेस्टोरेंट्स खड़े कर दिए। अच्छी बनाए, जो भी चीज़ बनाए अच्छी बनाए, उसको स्केल कर जाए। चाइना में सिर्फ एक ऐप है, सिर्फ एक ऐप से 70 लाख डिलीवरीज होती हैं एक दिन में, और भी ऐप्स होंगी। तो पाकिस्तान में लोग फूड पसंद करते हैं या एनवायरनमेंट? कन्वीनियंस पसंद करते हैं। अगर मेरे लिए कन्वीनियंट है ना कि मैंने थ्रू आउट द डे आई एम आउटसाइड एंड getting out of my workplace and stepping into a restaurant is convenient for me, I'll do that. But if it's a Sunday, I'm relaxing with my wife and my children, I don't want to go to a restaurant. I want to order in, and that's where the delivery services come in. Depend करता है आपने किस segment को cater करना है। पाकिस्तान में इतने problems है, ये लोग ऐसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री चला रहे हैं जहाँ 10 बजे कभी रेस्टोरेंट बंद करते हैं, कभी 11 बजे रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। जहाँ आपने टाइम बार बिजनेस करना है तो वहाँ पे डिलीवरी सर्विस बड़ी फ्लरिश करती है। 11 बजे के बाद रात को 3-3, 4-4 बजे लोग डिलीवरी करते हैं, एंड दैट्स अनदर मार्केट, और वो बहुत बड़ा रेवेन्यू है उसके अंदर। वो होता है पाकिस्तान। तो मतलब चलेगा पाकिस्तान? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और जिस तरह की हमारी जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं, मेरा ख्याल है इनकी जितने और फर्दर मेसअप्स होंगे इन द कमिंग ईयर्स एंड मंथ्स, आई थिंक डिलीवरी वुड ऑलवेज स्टे इन पाकिस्तान। चलेगी, अच्छी तरीके से चलेगी। अच्छा, क्रिस केमचिंस्की जो CEO हैं मैकडॉनल्ड्स के, उन्होंने कहा है कि मैकडॉनल्ड्स अपनी प्राइम लोकेशन की वजह से ही चलता है। अगर उसकी जगह कोई और रेस्टोरेंट भी होता तो वो चलता। तो लोकेशन कितनी मैटर करती है इस चीज़ में? वो CEO कह रहा है तो आई एम श्योर वो ठीक कह रहा होगा, लेकिन एज फार एज आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली लोकेशन हैज़ अ बिग रोल टू इट। आप बुरी लोकेशन को देखें, पाकिस्तान के डायनामिक्स और दुनिया में किसी मुल्क के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान को आपको समझना पड़ेगा कि लाहौर में बैठे हुए ऑडियंस एक सेपरेट ऑडियंस है, मरी या नथिया गली में जाती हुई ऑडियंस एक सेपरेट ऑडियंस है। आपने ये देखना है कि आपका इम्प्रिंट किस तरह का कस्टमर का है। अगर आपका इम्प्रिंट टूरिस्ट बेस्ड है देन ऑब्वियसली लोकेशंस मैटर अ लॉट। अगर आपके पास टूरिस्ट का इन्फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करता देन मेटा इज अ वेरी गुड मीडियम टू एडवर्टाइज योर ब्रांड इवन इफ यू हैव एन ऑफ साइड लोकेशन। अगर आप सोशल मीडिया की स्पेंडिंग उतनी कर दें जितना आपने रेंट पे कॉम्पनसेशन करनी है, देन मोर पीपल वुड प्रॉब्ली नो अबाउट यू देन योर लोकेशन राइट एट द फ्रंट। तो जो आपके रेंट का डिफरेंस है वो अपनी मार्केटिंग में स्पेंड करके मीडियोकर लोकेशन को बेहतर बना सकते हैं। पीटर थिल ने कहा था कि फूड का बिजनेस बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि कोई भी आसानी से आके आपको compete कर सकता है, बीट कर सकता है, और उसकी टारगेट ऑडियंस भी बहुत छोटी होती है। तो आप अपने कंपटीशन को कैसे टैकल करते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा थोड़ा सा माइंडसेट मुख्तलिफ है। मैं जेन्युइनली अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड रखता हूँ फ्रॉम व्हाट माई कंपेटिटर्स आर डूइंग। मैं देखता ही नहीं हूँ क्योंकि आई फील कि हर बिजनेस की अपनी जर्नी है, हर इंसान का रिस्क मुकर्रर है। मैं ये सोचता रहूँ कि मेरे कंपेटिटर का कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा, मैंने ऑनेस्टली कभी देखा ही नहीं। ना मुझे फ़र्क पड़ता। और आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन आपको फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। आपको एक अपनी डायरेक्शन डिफाइन करनी चाहिए, उस डायरेक्शन पे चलना चाहिए। मैं जिस तरह की फ्लैम्बॉयंट हरकतें अपने ब्रांड के साथ करता हूँ, मुझे फिर बाद में मेरे दोस्त कॉल करते हैं तुम क्या कर रहे हो, मार्केट का ट्रेंड खराब होता है, लेकिन मैं करता हूँ, मैं अपने तौर पे करता हूँ, मैं नहीं वरी करता लोग क्या सोचेंगे। आई थिंक
I try to experiment a lot with what I think is right, and I don't worry what other people are doing. And I think this is how it should be. आपने अगर अपना बिजनेस चलाना है, बिजनेस आप करते हैं आज़ादी के लिए। अगर आपने बिजनेस करने के बाद ये सोचना है कि आपका हमसाया क्या कर रहा है, आपका सेम फूड कैटेगरी वाला बंदा क्या कर रहा है, फिर हाउ विल यू स्टैंड आउट? और वही मसला होता है ना, फिर इतने ज़्यादा सिमिलर रेस्टोरेंट्स बन जाते हैं कि लोगों का दिल भी नहीं कहता है वही चीज़ें उधर मिल रही हैं, वो फटा बलता है, वो चीज़ उधर मिलना शुरू हो जाती है। आजकल की जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको हर बार टेस्ट चेंज चाहिए, वो सेम टेस्ट पे नहीं रहती, वो बहुत चूजी हैं और वो हर बार एक जगह भी नहीं जाते। पहले ऐसा होता था कि आपकी एक फेवरेट फूड स्पॉट होती थी, आप वहीं जाते थे। आई थिंक जितनी ज़्यादा आपकी वॉलेटाइल मार्केट होती है, आपने उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना होता है। स्टैग्नेंसी इन बिजनेस इज एज गुड एज डाइंग द बिजनेस ऑफ। आप जितना एक्सपेरिमेंट नहीं करते आपका बिजनेस उतना ख़राब होता है। पाकिस्तान में भी आपने मैकडॉनल्ड्स की मिसाल दी, आप ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान को बने हुए 70-72 साल हो चुके हैं, कौन सा ब्रांड है जिसने इतने डेकेड्स गुजारे हैं? आप शायद उंगलियों में 4 से 5 नाम बता सकती हैं। यही प्रॉब्लम आती है कि जो ब्रांड स्टैग्नेंट हो जाते हैं वो इवॉल्व नहीं करते विद टाइम, वो मार्केट की वॉलेटिलिटी समझते नहीं है, वो लोगों की प्रेफरेंसेस को समझते नहीं। वो कहते हैं अगर हमने सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज कर दिया तो हमारी ब्रांड के शान के खिलाफ होगा, हमने कन्वेंशनल तरीके से मार्केटिंग करनी है, हमने वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग करनी है। आई नो लॉट ऑफ ब्रांड्स, वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, दे डोंट इन्वेस्ट इन सोशल मीडिया जस्ट बिकॉज दे थिंक उनके कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ विल ट्रैवल। इट डज इन सम एस्पेक्ट्स। ऐसा है कि मतलब कि हम एक मुकाम पे पहुंच गए, हमें इससे आगे नहीं जाना करता। मैं अभी 3 दिन पहले शीफे का कीमा खाने के लिए गया हुआ था। अच्छा। आपको शायद पता भी ना हो शीफे का कीमा किधर है। वो ओल्ड लाहौर में, मतलब ओल्ड लाहौर बहुत बड़ा है, लेकिन आपको शायद पता ना एग्जैक्टली किधर है। ढूंढने में प्रॉब्लम होती है ना, आम बंदे को कहाँ पता शीफे। बिल्कुल। उसने कभी अपने आप को सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज नहीं किया होगा। अमृतसरी हरीसे ने कभी अपने आप को सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज नहीं किया होगा, वारिस निहारी ने भी नहीं किया होगा। इनको जाके लोग एडवर्टाइज करते हैं। अब होता है क्या कि या तो आप इतने मजबूत हो जाओ कि पीपल स्टार्ट एंड come and do the marketing for you. आजकल के दौर में खुद आपके लिए मार्केटिंग करें, and that is something that I believe in. You make your product, you make your brand so Instagrammable that people come there and they want to open their camera. So if you do that, you're saving a lot of money in marketing, and then you're using organic mediums of marketing. तो अगर आप मेरे रेस्टोरेंट में आती हैं, अगर मेरे पास कोई ऐसी थिएट्रिकल चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, obviously you open the camera. That is the sort of marketing that people should be looking at. वो करते हैं तो it saves you money, plus the word travels really fast. It's other aspect of marketing also. अच्छा, लाहौर में एक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हुई है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट हलाल मीट यूज़ नहीं कर रहे। अगर मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँ तो गधे का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा था। आप अपनी मीट क्वालिटी को कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए, मैं तो इस मामले थोड़ा सा आई थिंक मेरी सारी टीम मुझे कहती है सर आप बेवकूफ़ है। मैं खुले दुकानदार से तो सामान खरीदता ही नहीं हूँ। मेरे लिए मेट्रो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ग्रीन वैली से अपना गोश्त खरीदता हूँ, जहाँ से शायद लोग अपने घरों में गोश्त खरीदते हुए सोचते हो। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ इस बारे में कि आई थिंक मीट की क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए। थोड़े से पैसे अगर ज़्यादा भी लगते हैं डजंट रियली मैटर। जहाँ तक बाकी लोगों की बात है तो मुझे नहीं पता गधे का गोश्त है, खोते का गोश्त है या कुत्ते का गोश्त है, लोग कर सकते हैं, लोगों की अपनी अपनी प्रोसेस होती है। लेकिन आई फील हराम तो मुँह पे वापस आता है, करना नहीं चाहिए। आई नो के लोग ये करते हैं, ये कोई हवाई न्यूज़ नहीं है, ये लाहौर में लोग करते हैं। मैं तो बल्कि एक रेस्टोरेंट का पढ़ा कुछ साल पहले कि वो कब्रिस्तान के साथ था, मैं इंसानी गोश्त लोगों को खिलाता रहा। तो ये तो अपने अपने दीन ईमान की बात है, आप किस तरह से कर रहे हैं, जो डिलीवर करेंगे वही आपके सामने आएगा। वो तो सामने आएगा। मैं तो इसका बड़ा आर्डेंट बिलीवर हूँ। आप देख के ऊपर जाओगे, जो आप दुनिया में लोगों के साथ करोगे, आखिरत का सौदा अलग है, वो अलग कहानी। ऐसे ही है। और फूड वेस्टेज के प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं? देखें, सबसे पहले फूड वहाँ वेस्ट होता है जहाँ आपका बूफे का ज़रा ज़्यादा सिस्टम होता है, जहाँ आप लोगों के लिए पहले से खाना तैयार कर लेते हैं। तो मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि मेरे जो दोनों रेस्टोरेंट्स लाहौर में और एक झंग में है, हमारे किचन ही प्राइमरली लाइव है। तो जब आप ऑर्डर करते हैं तो खाना प्राइमरली आपके सामने बनता है, तो इट इज़ वेरी लिमिटेड वेस्टेज। और जो वेस्टेज आती है हम ऑनेस्टली स्टाफ को देते हैं। लोग कहते हैं कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बुला के उनको डोनेट करते, लोग नहीं करते।
इट इज़ ऑल अ लाई। रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग अपने स्टाफ को ही वो फूड कंज्यूम करवाते हैं, कोई बाहर नहीं देता क्योंकि इतना ज़्यादा होता नहीं है। बुफे वाला जो चक्कर है दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लोग 3 4 दिन उसको चलाते हैं। वो उसी कंटेनर को, वो पहले कंटेनर किसी बड़े होटल में बिकता है, फिर वो रात को बचता है, अगले दिन वो 4,000 पर हेड से शुरू होता है, अगले दिन वो आता है दूसरे रेस्टोरेंट में वो 2,500 पर हेड पे आ जाता है, फिर तीसरे रेस्टोरेंट में जाता है वो 1,800 पर हेड जाता है। तो खाना वही चल रहा है, लेकिन वो डिले, प्रोलॉन्ग फूड, स्टेल खाना आते आते वो जब वो तीसरे रेस्टोरेंट में आता है दूसरे दिन तक, तब उसकी कीमत कम हो जाती है। तो वो ट्रैवल करता है खाना। वेरी हेल्थ कॉन्शियस है आप इस मामले में। आई मीन होना ही चाहिए। आप देखें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने चूज करना है आप कैसे करेंगे। आपने एथिकल ग्राउंड पे बिजनेस करना है या आपने अनएथिकल ग्राउंड पे बिजनेस करना है, दरमियाना कुछ नहीं है। मैं अगर कोई चीज़ पसंद करूँ अपने लिए तो मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, मेरे घर जाते उस रेस्टोरेंट में खाना, तो मैं क्वालिटी पे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा? मतलब मैं अगर आपको गलत खाऊंगा तो मेरे बच्चे भी गलत खाएंगे, तो आई वुडंट डू दैट। इन फ्यूचर हमारे जो किचन हैं उसमें ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे, उसमें रोबोट्स आ जाएंगे। वैसे भी अभी चाइना, जापान, सब जगह AI रोबोटिक्स आ गए हैं किचन में, तो इन फ्यूचर हम इसको कहाँ देखते हैं? असल में किचन पाकिस्तान में तो कभी भी किचन को रोबोट्स रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो कुजीन्स है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जिन रोबोट्स की आप बात करें वो प्राइमरली वेस्ट में या फार ईस्ट में वो सर्विंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है कि उसको एक रेल दे दी जाती है, उस रेल पे वो रोबोट खाना पिक करता है और वो उस मुतलका टेबल पे टर्न करके सर्व कर देता है। जहाँ तक किचन की बात है वो बड़ी कुकिंग जब आप किचन की बात करें तो वो लिमिटेड डिशेस पे काम कर सकता है, वो बर्गर्स पे काम कर सकता है, वो पिज्जास पे काम कर सकता है, वो निहारियाँ नहीं बना सकता, वो कढ़ाई नहीं बना सकता, क्योंकि मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन एट सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम। अनलेस हमारे SOPs, हमारे इंग्रेडिएंट्स इतने वेल डिफाइंड हो जाएं कि फिर हम उसको फर्दर ऑटोमेट करने के बाद उसको फर्दर ह्यूमन एलिमेंट एलिमिनेट कर दे, लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द कमिंग इयर्स। इतना आसान नहीं है। ओके, अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने रेस्टोरेंट को अगले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं? मैसिवली मैं एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ। आई वांट टू स्केल दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग एल्स। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में 12 की ब्रांच हो, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में एक हॉट डॉल्ची हो। मेरा तो इस वक्त यही एम है इस ब्रांड के साथ। इसके अलावा भी आपके बिजनेसेस हैं, तो मेन फोकस आपका क्या है? डिपेंड करता है दिन में किस वक्त मेरा क्या करने को दिल कर रहा है। अच्छा। लेकिन आई ट्राई टू गिव टाइम टू ऑल ऑफ माई बिजनेसेस एवरी डे। तो मेन फोकस, अभी आपसे बात करूँ तो फोकस ये पॉडकास्ट है, यहाँ से निकलूंगा तो कोई और चीज़ फोकस होगी। आई थिंक व्हेन आई एम इनटू समथिंग आई एम जस्ट डीप इनसाइड, मुझे कुछ चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। अब देखिए मैंने अपना फ़ोन भी उल्टा करके रखा हुआ है, सीधा कर रहा था तो आप देखती कॉलें आ रही तो मैं इरिटेट होता हूँ। सो इफ आई एम हियर आई स्टे वेरी फोकस्ड। व्हेन वी नीड टू बी फोकस्ड, जब तक हम अपने काम को और किसी भी चीज़ को लेके फोकस नहीं होंगे तो हम उसमें ग्रो भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी टीम को बात समझाता हूँ कि इन हालात में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी लोग फाइनेंशियली क्रिपल्ड हो रहे हैं, बिजलियों के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की तनख्वाहें कम हैं, फिर मुआशी मसले बढ़ गए हैं, घर के मसले बढ़ गए हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। जब तक हम उस सारे प्रोसेस को काम से बाहर फेंक के काम पे नहीं आएंगे ना, कभी आप फोकस कर नहीं सकते। और यही मसला है, इतने ज़बरदस्त लोग जो काम पे जिनका माइंड चल सकता है वो अपने घर के मामलात में इतने फंस चुके हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में इतना डीपली इंट्रेंच्ड है कि वो काम की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं। यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड विद व्हाट यू वांट। प्रॉब्लम घर जाके देख लें, जब आप काम पे तो खाली काम की बात। डेफिनेटली फुल फोकस्ड होना चाहिए, बिल्कुल। और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और ऐसे फोकस्ड माइंड है और ऐसे इस तरह की चीज़ें जानने को मिली हैं, अगर कोई इम्प्लीमेंट कर ले तो वो जाहिर है अपने करियर सेटअप कर सकता है और बिजनेस में बिल्कुल हेल्पफुल है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये था आज का पॉडकास्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज़।